दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें पढ़ लिया था हमने मुख। अब मुख में हमने तीन बातें पढ़ी थी: दांत, लार ग्रंथियां व जीभ। अब जो दांत होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं। कर्तनक होता है, रदनक होता है और अग्रचरणक होता है, चरणक होता है। ठीक है, दांत हमने चार प्रकार के पढ़ लिए थे। जो कर्तनक होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और रदनक जो होते हैं वो 4 होते हैं। अग्रचरणक 8 होते हैं। और जो अग्रचरणक 12 होते हैं। और जो चरणक 12 होते हैं, अग्रचरणक 8 होते हैं। तो दांत हमने पढ़ लिए थे। टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। टोटल दांत 32 होंगे। और दांतों पे जो परत पाई जाती है उसे इनेमेल कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत दो बार उगते हैं। एक होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। स्थायी दांत तो मतलब, अस्थायी दांत कौन से होते हैं? जिन्हें आप दूध के दांत बोलते हो। वो मतलब 7 से 8 साल की जैसे ही उम्र होती है वो टूट जाते हैं। फिर उनके बाद में जो दांत उगते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। अब स्थायी दांत, दांतों की दो बार उगने की प्रक्रिया को कहते हैं द्विबार दंती। और मसूड़ों में गड्ढे होने के कारण इन्हें घृत दंती कहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने और भी कुछ पढ़ा था, लार ग्रंथियां। हमारे मुख में बहुत सारी लार होती है। लगभग 1.6 लीटर लार प्रतिदिन हमारे मुख से स्त्रावित होती है। और ये लार ग्रंथियां तीन होती हैं। एक होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, एक होती है अधोजीवा ग्रंथि और एक होती है सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि होती है यहाँ पे पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि गाल में पाई जाती है। और एक होती है सब लिंगुअल, जो हमारी जीभ जिह्वा जहाँ पे जुड़ी होती है। सब फ्रेनुलम लिंगुअल के जस्ट नीचे सब लिंगुअल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हमारी जीभ जिस भाग से जुड़ी होती है वो होता है फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, हमारी जो जीभ बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पेशी युक्त जीवा होती है। और हमारी जीभ पर कुछ स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमारा जो आगे वाला भाग है ये भाग मीठे को पसंद करता है। जो लास्ट पीछे वाला जो भाग है वो कड़वे को बताता है। और जो किनारे जो होते हैं हमारी जीभ के वो खट्टा व लवणीयता को एहसास कराते हैं। अब जो लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, ये जो एंजाइम, इन एंजाइमों का जो मुख्य कार्य होता है ये भोजन को क्या करते हैं? जीवाणु मुक्त करते हैं। भोजन को जीवाणु मुक्त करते हैं। अब इन्हीं में एक एंजाइम और पाया जाता है, लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये भी भोजन को जीवाणु मुक्त करता है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा जीभ जीवा दांत। ठीक है, अब जीभ दांत हमारा हो गया, लार ग्रंथियां हो गई। लार में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, ये एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? जीवाणुओं से मुक्त करते हैं। उसके बाद में, मुख के बाद में भोजन कहाँ पे आता है? घर्षणी में आता है। मुख के बाद में भोजन कहाँ पे आएगा? घर्षणी में आएगा। ये पाचन तंत्र के भाग ये हम पढ़ रहे हैं। अब हमारी जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी थी? 8 से 10 मीटर के लगभग आहारनाल की लंबाई होती है। आहारनाल मुख से मलद्वार तक फैली होती है। इसमें जो भोजन का पाचन करते हैं, पाचन करने वाले कुछ अंग और ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जो भोजन के बड़े जो अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद उसको बोलस या लसलसा बना देते हैं। अब बोलस व लसलसा बनाने का कार्य जितने भी अंग होंगे, जैसे मुख है, घर्षणी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी अंग क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और इन सबका क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। और ये सभी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मुख, और मुख के बाद में हम पढ़ेंगे घर्षणी। अब घर्षणी को फेरिंक्स भी कहते हैं। ये कहाँ पे खुलती है? ग्रास नली में जाके खुलती है। अब घर्षणी की लंबाई होती है 12 सेमी। जो घर्षणी होती है उसकी लंबाई 12 सेमी होती है। और ये तालु जो हमारा होता है, यहाँ पे तालु गले, इसके जस्ट पीछे पाई जाती है घर्षणी। तालु के पीछे नली में पाई जाती है। और ये मुख गुहा व नासा मार्ग दोनों को क्या करती है? मिलाती है। नासा मार्ग हमारे नाक का जो रास्ता है, नाक से मतलब सांस लेते हैं हम,
और मुख से जो सांस लेते हैं, इन दोनों का क्या है, ये सहमार्ग है या इन दोनों को मिलाता है। और वायु व भोजन भी इन्हीं दोनों से, मुख से हम भोजन लेते हैं और नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये वायु और भोजन का भी क्या है, सहमार्ग है। तो ध्वनि, अब जो हम बोल रहे हैं उस ध्वनि की जो गूंज बनाता है वो कौन बनाती है, फेरेंक्स बनाती है या घर्षणी बनाती है। फिर भोजन, अब यहाँ पे देखो भोजन जो होता है मतलब इसको श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करती है, एक जैसे ही मतलब घर्षणी है, इस घर्षणी का जैसे एंड होगा मतलब जहाँ तक मतलब ये 12 सेंटीमीटर की घर्षणी होगी, लगभग इतनी होगी, ठीक है। जैसे ये खत्म होगी तो वहाँ पे क्या होता है, एक घाटी ढक्कन होता है जो फेफड़ों में भोजन को जाने से रोकता है, ठीक है। फेफड़ों में भोजन को जाने से रोकता है, जिसे क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस भी कहते हैं। घर्षणी के बाद में ग्रास नली, और घर्षणी कहाँ पे खुलेगी, ग्रास नली में खुलेगी। और ग्रास नली जो होती है हमारी, इसको क्या, इसकी जो लंबाई होती है 23.27 सेमी होती है, और ये कैसी होती है, पतली व पेशीय व संकुचनशील होती है। और घर्षणी की जो, ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं उन पर पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, उन पे श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो घर्षणी ग्रास नली है उसकी दीवारों पर पाचन ग्रंथियां न पाई जाकर के श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, और श्लेष्म ग्रंथियों से ही श्लेष्म रस का क्षारण होता है जो भोजन को फिसलाते हुए अमाशय तक पहुंचाता है। जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं वो भोजन को फिसलाकर, मतलब जो रस होगा वो भोजन को क्या करेगा, चिकना बनाएगा, और चिकना बनाकर उसको अमाशय तक पहुंचा देता है। फिर अमाशय व ग्रास नली जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं घर्षिका अवरोधनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, मुख हमने पहले देख लिया था। घर्षणी, घर्षणी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, ये तालू की जस्ट पीछे होती है, और मुख गुहा व नासा मार्ग मिलते हैं। वायु व भोजन का सहमार्ग है। ध्वनि की गूंज भी घर्षणी उत्पन्न करती है। भोजन श्वास नली, अब इस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए हमारे गले में यहाँ पे एक गाठी ढक्कन होता है, उस गाठी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इस प्रकार होता है। ये हमारा मुख है, ये हमारा मुख है, और ये नासा मार्ग है, ठीक है। तो मतलब एक रास्ता तो हमारे पेट यहाँ पे अमाशय में आता है, और दूसरा जो होता है हमारे फेफड़ों में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये घाटी ढक्कन, और इस घाटी ढक्कन का नियंत्रण कौन करता है, हमारा जो मेडुल्ला, जो अवलोकेट, जो मस्तिष्क का एक भाग होता है ना, वही इसका नियंत्रण करता है। अब इसको कब बंद होना है और कब खुलना है, आप थोड़ी ना ऐसे बोलते हो कि हाँ अब बंद हो जा, मैं खाना खा रहा हूँ, और अब खुल जा, मैं श्वास ले रहा हूँ। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। तो ये सभी काम मस्तिष्क करता है, और ये जो घाटी ढक्कन है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अमाशय, इससे पहले हम मुख पढ़ चुके, घर्षणी पढ़ चुके। मुख में क्या क्या पढ़ा, दांत, लार और जीभ। घर्षणी, घर्षणी हमने पढ़ ली है। घर्षणी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद में ग्रास नली पढ़ी हमने, ग्रास नली की लंबाई 23.27 सेमी होती है। अब इन सब के बाद में मुख, घर्षणी और ग्रास नली के बाद में भोजन कहाँ पे पहुंच जाता है, अमाशय में, और अमाशय को क्या कहते हैं, स्टोमच। अब जो अमाशय होता है उसकी आकृति कैपिटल जे के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, कैपिटल जे के आकार की होती है, और इस अमाशय की लंबाई 25 सेमी होती है। अमाशय की लंबाई कितनी होती है, 25 सेमी होती है, और ये चौड़ा व थैलीनुमा होता है, चौड़ा व थैलीनुमा होता है। और अमाशय क्या करता है, अमाशय की जो दीवार होती है उन दीवारों पर कुछ ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि श्लेष्म ग्रंथियां या म्यूकस सेल्स, और एक होती है ऑक्सीडेंटिक सेल्स, और एक होती है जाइमोजिन सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स जो होती हैं, इन सेल्स में कुछ रस का स्त्राव होता है, इन सेल्स में कुछ रस का स्त्राव होता है। हम पढ़ रहे थे कि अमाशय, और अमाशय में मतलब जो होता है कि अमाशय की जो दीवारें होते हैं
उन दीवारों से कुछ रस का स्त्राव होता है। अब जो दीवारें होती हैं उन दीवारों की कुछ कोशिकाएं होती है। एक होती है म्यूकस सेल्स, जिन्हें म्यूकस कोशिकाएं या स्लेंसम ग्रंथियां भी कहते हैं। म्यूकस कोशिकाएं या म्यूकस सेल्स। एक होती है ऑक्सेंटिक सेल और एक होती है जाइमोजिन सेल। इन तीनों कोशिकाओं के द्वारा मिलकर ये जो तीनों कोशिकाएं होती हैं एक रस का स्त्राव करती हैं। उस रस को कहते हैं जठर रस। और ये जठर रस जो होता है, ये जठर रस ये म्यूकस या म्यूकस रस का स्त्राव करते हैं। और इस जठर रस में क्या क्या होते हैं देखो। अब हमारे शरीर में जठर रस का स्त्राव होगा और इस जठर रस का पीएच कितना होता है 1.5 से 2.5, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर इसका हमारे शरीर में ज्यादा स्त्राव हुआ या ज्यादा निकलने लगा, अब हमारा जो मतलब जठर रस होता है इसका पीएच 1.5 से 2.5 होता है। और हमारे शरीर में जो अमाशय है उसमें लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्लस लाइपेज एंजाइम का क्या करते हैं स्त्राव करते हैं। अब इस ये म्यूकस सेल्स जो होती है इससे म्यूकस रस का स्त्राव होता है। अब जो ये म्यूकस रस जो होता है ये क्या करता है हमारे मतलब अगर इस म्यूकस रस की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ये क्या कर सकता है, ये म्यूकस रस इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्लस लाइपेज एंजाइम को क्या कर देता है निष्क्रिय कर देता है, जिससे हमारी जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनको हानि नहीं पहुंचती है। फिर देखो एक वयस्क मनुष्य में 1.5 लीटर भोजन अमाशय सहन कर सकता है। अमाशय में भोजन कितना स्टोर हो सकता है 1.5 लीटर भोजन अमाशय स्टोर कर सकता है। फिर अब देखो मनुष्य मतलब मानव शरीर में सबसे ज्यादा वसा का आंशिक पाचन, मतलब वसा का पाचन का कार्य भी कौन करता है अमाशय करता है। ये वसा का पूर्णतः पाचन न करके आंशिक रूप से पाचन करता है। और जो हमारा अमाशय होता है हर 36 घंटे में अपना आवरण क्या करता है बदलता है। हर 36 घंटे में क्या करेगा अपना आवरण बदलता है। और अमाशय जो होता है गाय व भैंस के दूध की अपेक्षा बकरी के दूध को क्या करता है जल्दी पचाता है, जिससे हमें क्या होती है कि जल्दी एनर्जी मिल जाए। तो ये बकरी को दूध को क्या करेगा जल्दी पाचन कर देता है। फिर यहां से अल्सर। अब अमाशय में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, वो ज्यादा भूखा रहने से भी होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अल्सर कहते हैं। अब जो होते हैं ना अल्सर क्या होती है अमाशय की दीवारों पर क्या कर देती है घाव कर देती है। ये व्यक्ति भोजन समय से नहीं करेगा तो उसकी अमाशय की दीवारों पर क्या हो जाएगा घाव हो जाएगा। फिर ये म्यूकस द्रव, ठीक है। अब जो म्यूकस द्रव का स्त्राव कम होगा, म्यूकस द्रव स्त्राव कम होगा, कम होने के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक व पेप्सिन प्लस लाइपेज एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है जो अमाशय की दीवारें होते हैं उन दीवारों पे क्या होते हैं घाव बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं बिल्कुल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इनका जो मान होता है 1.5 से 2.5 पीएच होता है इनका, तो मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब हमने पढ़ा अमाशय। और अमाशय में देखो अमाशय की आकृति जे के समान होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह आर नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है। यह लगभग 1.5 लीटर भोजन को सहन करता है और ये बकरी के दूध को जल्दी पाचन कर देता है। अमाशय वसा का आंशिक पाचन करता है। अमाशय हर 36 घंटे में अपना आवरण बदलता है। अमाशय की दीवारों से एक दिन में लगभग 2000 से 3000 मिली जठर रस का स्त्राव होता है। और अमाशय की दीवारों में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्लस लाइपेज एंजाइम का क्या होता है स्त्राव होता है। और इससे जठर रस का पीएच जो होता है 1.5 से 2.5 होता है। और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का जो स्त्राव होता है ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, म्यूकस सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स, जाइमोजिन सेल्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सेल से क्या होता है जठर रस का स्त्राव होता है।
अभी इनसे जो रक्षा करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम, अगर इनका स्त्राव ज्यादा हो जाए तो इनसे रक्षा कौन करेगा? म्यूकस रस, और म्यूकस रस म्यूकस सेल से स्त्रावित होता है। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा, हमने पढ़ लिया मुख, पढ़ लिया ग्रसनी, ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में जो होगी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये और हमें पढ़नी है। और फिर इसके बाद में जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां भी हम एक अलग से वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।